हेलो बच्चों, नमस्कार। पावर इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में आज लेक्चर नंबर 31 है और आज का हमारा टॉपिक है बच्चों सीरीज कनेक्शन ऑफ सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। बच्चों यहाँ सवाल आएगा कि सर हमने रेसिस्टर्स के सीरीज कनेक्शंस पढ़े थे, अब सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के सीरीज कनेक्शन का क्या मतलब होगा। बच्चों इस वीडियो में हम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर यानी थारिस्टर फैमिली के सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट के सीरीज कनेक्शन करते समय कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं प्लस उन प्रॉब्लम का सोल्यूशंस क्या है डिटेल में समझेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के बीटेक के स्टूडेंट है, बी के स्टूडेंट है, तो डेफिनेटली आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और साथ में अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, गेट में अपीयर होने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके 2 से 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेगा। तो आइए बच्चों हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर की नॉर्मल रेटिंग क्या होती है। तो एक सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर बच्चों 10 किलो वोल्ट के वोल्टेज को होल्ड करता है रिवर्स बायस में, और ऑन में कंडक्शन मोड में 3000 एम्पियर यानी 3 किलो एम्पियर के करंट को पास करता है। ये ऑलरेडी मैं पुराने वीडियोस में आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। अब यह मेरा सवाल यह आएगा बच्चों कि अगर मुझे इस 10 किलो वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज ऑपरेट कराना हो अपने स्विच से, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर से, तो क्या एक सिंगल सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर कैपेबल होगा? तो आप भी कहेंगे नहीं, क्योंकि एक सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर की अगर मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग 10 किलो वोल्ट है तो 20 किलो वोल्ट के लिए एक से काम चलने वाला नहीं है। अब आप मुझे बताएंगे कितना चाहिए, तो आप तुरंत बोल देंगे कि सर 2 ले लीजिए 10-10 किलो वोल्ट का। अब 2 मैं ले तो लूंगा बच्चों, लेकिन सवाल है कि इन दोनों को मैं आपस में जोड़ूंगा कैसे? क्या इन दोनों को आपस में सीरीज में जोड़ूंगा या फिर इन दोनों सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को आपस में मैं पैरेलल में जोड़ूंगा? मैं उम्मीद करता हूं आप मुझे बताएंगे, क्योंकि आप BEE बेसिक फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये टॉपिक्स तो पढ़े ही होंगे कि सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज ऐड होता है और पैरेलल कनेक्शन में करंट की वैल्यू हम ऐड करते हैं। तो बच्चों आइए इसी कंसेप्ट को यूज करके हम यहाँ समझते हैं कि सीरीज कनेक्शंस में वोल्टेज को हम ऐड कर सकते हैं। इसी रीजन से हम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट करेंगे, न कि पैरेलल में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के सीरीज यानी सीरियल कनेक्शंस का जो एग्जैक्ट एप्लीकेशन है वो है टू फुलफिल हाई वोल्टेज रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्किट। यानी मुझे एक स्विच की जरूरत है बच्चों जो हाई वोल्टेज रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, और इसीलिए मैं किसकी यूज करूंगा? सीरीज कनेक्शन की, सीरियल कनेक्शन की ऑफ सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। बच्चों अब हम समझते हैं कि जब किसी भी सर्किट के अंदर, जो भी सर्किट हम यूज करेंगे, उस सर्किट के अंदर अगर हमारे रेटेड वोल्टेज से हायर वोल्टेज अप्लाई हो रहा हो, उस कंडीशन में हो सकता है मेरा जो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, जो स्विच काम कर रहा हो, वो डैमेज हो जाए। और इसीलिए हमें मल्टीपल सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को आपस में कनेक्ट करना हो, और जब हाई वोल्टेज रेटिंग को मैच कराना होता है तो हम कैसे कनेक्ट करते हैं बच्चों? सीरीज में कनेक्ट करते हैं। बच्चों यह डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे 2 थारिस्टर्स मैंने लिए हैं, T1 एंड T2। इन दोनों थारिस्टर्स को आपस में मैंने पैरेलल में कनेक्ट किए। एम आई राइट बच्चों? क्या मैंने पैरेलल में कनेक्ट किए? प्लीज आप कमेंट करके बताएं। नहीं, मैंने सीरीज में कनेक्ट किया। कैसे सीरीज में कनेक्ट किया? तो आप देख सकते हैं बच्चों, जब करंट की वैल्यू सेम होती है, एक ही रास्ता हो, एक ही पाथ हो, उस कनेक्शन को बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। तो चलिए 2 थारिस्टर्स मैंने सीरीज में कनेक्ट किया जिनका इंडिविजुअल वोल्टेज रेटिंग है V1 एंड V2। इन दोनों को जब मैं सीरीज में ऐड कर रहा हूं बच्चों, तो टोटल जो वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी होगी वो चेंज हो जाएगी, और मैंने मान लिया वो हो गया V। तो आप मुझे बताएंगे V की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? तो V की वैल्यू होगी V1, वेरी नाइस, V1 प्लस V2। तो बच्चों जो V1 प्लस V2 मैंने वैल्यू लिया, ये दिख रहा है आप सबको कि V1 प्लस V2 V1 से भी बड़ा है और V1 प्लस V2 V2 से भी बड़ा है। इट मीन्स हम अब ज्यादा वोल्टेज को हैंडल कर सकते हैं, और यही बेनिफिट है बच्चों सीरीज कनेक्शन ऑफ SCR का। अब आइए बच्चों यहाँ पे हम समझते हैं कि जब हम सीरीज कनेक्शन ऑफ SCR करेंगे यानी मल्टीपल थारिस्टर्स यूज करेंगे, तो उस कंडीशन में कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या असर होगा? तो आप यहाँ देखिए, हमने 2 थारिस्टर्स लिए हैं बच्चों, दोनों थारिस्टर्स का हमने IV कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ किया। IV मतलब करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स, एनोड करंट वर्सेस एनोड कैथोड वोल्टेज। तो आप देख पा रहे होंगे कि दोनों का जो ब्रेक ओवर वोल्टेज है जिसपे वो डिवाइस टर्न ऑन हो रहे हैं, वो तो अभी कॉमन दिख रहा है मुझे VBO।
इसका VB01 है, इसका VB02, यानी लेकिन जो करंट है वो उन दोनों का अलग है। यानी इसका जो ब्रेक ओवर वोल्टेज है वो किस लीकेज करंट पे आ रहा है, मान लीजिए आई नॉट। इसका जो ब्रेक ओवर वोल्टेज है वो किस करंट पे आ रहा है, आई नॉट डैश। अब अगर दोनों थारिस्टर्स सेम रेटिंग के हो लेकिन अगर उनका आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो तो बच्चों ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है हमारे सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के सीरीज कॉम्बिनेशन में, जिसके बारे में आगे हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम समझते हैं कि जितने थारिस्टर्स हमने सीरीज में यूज किए हैं क्या वो सारे थारिस्टर्स यूटिलाइज हुए। अगर यूटिलाइज हुए तो वेल एंड गुड, क्योंकि एक इंजीनियर सिर्फ डिजाइन ही नहीं करता बल्कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी करता है। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन मतलब बच्चों, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि हम मिनिमम से मिनिमम लागत में मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट ले, वो आउटपुट जो हर किसी के डिजायर को फुलफिल करे। तो सिमिलरली बच्चों अगर हमने मल्टीपल थारिस्टर्स आपस में सीरीज में लगा दिए और अगर उन सभी थारिस्टर्स का एक यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा हो तो उस कंडीशन में ये इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए यूजफुल नहीं है, प्लस लॉसेस भी बढ़ जाएगा। तो अब हम कैसे समझेंगे कि तीनों थारिस्टर्स का यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, अगर तीनों थारिस्टर्स का 10 किलो वोल्ट 10 किलो वोल्ट 10 किलो वोल्ट वोल्टेज रेटिंग है, लेकिन जो मुझे टोटल वोल्टेज ऑपरेट कराना है इन स्विच को यूज करके वो अगर 25 किलो वोल्ट है तो क्या होगा। तो देखिए तीनों थारिस्टर्स को जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों, 30 किलो वोल्ट ये बियर कर सकते हैं, लेकिन मुझे कितना ऑपरेट कराना है, 25। तो एक थारिस्टर अपने 50% रेटेड वोल्टेज को ही बियर कर पा रहा है। सिमिलरली अगर ये 20 किलो वोल्ट होता तो तीसरा थारिस्टर शायद यूज नहीं होता। तो ये कैसे समझेंगे बच्चों कि मेरा थारिस्टर फुली यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हमें कैलकुलेशन करते हैं जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग एफिशिएंसी। जैसे मैंने स्ट्रिंग एफिशिएंसी बोला आपके दिमाग में एक टॉपिक आ गया। कौन सा टॉपिक बच्चों, आप बताएंगे कमेंट करके। यस, पावर सिस्टम में आपने ट्रांसमिशन में इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ा था, स्ट्रिंग एफिशिएंसी। आपने सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट किया हुआ है। तो बच्चों सेम यहाँ पे हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे और स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या बताएगा कि मेरा जो इंडिविजुअल एससीआर है क्या उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो रहा है। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर ये बेनिफिशियरी नहीं है। तो सीरीज स्ट्रिंग एफिशिएंसी हम बच्चों सीरीज कनेक्टेड एससीआर और पैरेलल कनेक्टेड एससीआर दोनों के बारे में निकाल लेंगे। आगे वाले वीडियोस में मैं पैरेलल कनेक्टेड एससीआर का चर्चा करूंगा, अभी सिर्फ सीरीज के बारे में समझते हैं। लेकिन स्ट्रिंग एफिशिएंसी में मैं फार्मूला आपको दोनों दे रहा हूं बच्चों। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी होता क्या है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल वोल्टेज ऑब्लिक करंट। तो वोल्टेज किसके लिए है बच्चों, सीरीज कनेक्शन के लिए। और जब हम पैरेलल कनेक्शन पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, करंट लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा जब मैं सीरीज के लिए करूंगा तो एक्चुअल वोल्टेज रेटिंग ऑफ होल स्ट्रिंग, और अगर पैरेलल के लिए करते तो एक्चुअल करंट रेटिंग ऑफ होल स्ट्रिंग। यानी जितने भी एससीआर्स हमने लगाए हैं उन सभी एससीआर्स की जो एक्चुअल वोल्टेज रेटिंग है स्ट्रिंग की, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने बहुत सारे 3 एससीआर्स यहाँ पे लगा दिए, तीनों का जो वोल्टेज रेटिंग है वो 30 किलो वोल्ट है। कितना है बच्चों, 30 किलो वोल्ट। तो एक्चुअल वोल्टेज रेटिंग ऑफ होल स्ट्रिंग डिवाइडेड बाई वोल्टेज या करंट रेटिंग ऑफ 1 एससीआर, यानी इसमें सभी में से किसी एक एससीआर को आप लेंगे और उस एससीआर का जो भी वोल्टेज रेटिंग हो, जैसे 10 किलो वोल्ट हो, 5 किलो वोल्ट हो, और अगर वो पैरेलल कनेक्टेड होता तो 3000 एम्पियर होता, 2000 एम्पियर होता, तो वोल्टेज स्लैश करंट रेटिंग ऑफ 1 एससीआर इनटू कितने एससीआर कनेक्टेड है तो नंबर ऑफ एससीआर। अगर मान लीजिए टोटल स्ट्रिंग का वोल्टेज अगर मैं मान लेता हूं V0 और एक स्ट्रिंग का वोल्टेज मान लेता हूं V1 और नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स में मान लेता हूं n, तो यहां से निकाल दूंगा स्ट्रिंग एफिशिएंसी, एंड दैट स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज कॉल्ड V0 अपॉन V1 इनटू n, मींस एक्चुअल वोल्टेज या करंट रेटिंग ऑफ होल स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय वोल्टेज या करंट रेटिंग ऑफ 1 एससीआर इनटू नंबर ऑफ एससीआर इन द स्ट्रिंग। सीरीज के लिए बच्चों वोल्टेज, पैरेलल के लिए बच्चों करंट का फार्मूला आप यूज करेंगे। तो आइए बच्चों इस स्ट्रिंग एफिशिएंसी के कैलकुलेशन से पहले एक और मैथमेटिकल एनालिसिस आपको बताता हूं जो आपसे पूछा जाएगा, दैट इज कॉल्ड डीआरएफ, मींस डी रेटिंग फैक्टर। डी रेटिंग, आर से रेटिंग फैक्टर, डीआरएफ। अब डीआरएफ क्या है बच्चों, डीआरएफ बताता है कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी जब आप कैलकुलेट करते हैं तो कितने स्ट्रिंग्स प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हुए हैं। ध्यान से समझिएगा,
अगर 100% यूटिलाइजेशन है स्ट्रिंग का मीन्स SCRs का, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी बच्चों स्ट्रिंग की, वो होगी 100%। लेकिन उस कंडीशन में जो डी रेटिंग फैक्टर होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों 0। डी रेटिंग फैक्टर सिंपल भाषा में हमें बताता है अमाउंट ऑफ विच द स्ट्रिंग एफिशिएंसी डेविएट्स फ्रॉम द यूनिटी और 100%, यानी 100% एफिशिएंसी होनी चाहिए थी परसेंटेज में, पर यूनिट में 1 होनी चाहिए थी। तो इससे जितना भी कम होगा, वो जो वैल्यू कम होगी, दैट इज कॉल्ड डी रेटिंग फैक्टर। तो डी रेटिंग फैक्टर को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 माइनस स्ट्रिंग एफिशिएंसी, और अगर परसेंटेज में लिखेंगे तो 100 माइनस परसेंटेज ऑफ स्ट्रिंग एफिशिएंसी। ध्यान रखिएगा बच्चों, ऐसे पर यूनिट में हम नॉर्मली ले लेते हैं, इसीलिए जरूरत नहीं है। तो 100 माइनस परसेंटेज ऑफ स्ट्रिंग एफिशिएंसी। तो डी रेटिंग फैक्टर सिंपली हमें क्या बता रहा है, अनयूज्ड कैपेसिटी ऑफ अवेलेबल इन द स्ट्रिंग्स ऑफ द SCR, यानी स्ट्रिंग के अंदर SCR की कैपेबिलिटी और ज्यादा थी वोल्टेज बियर कराने की, लेकिन आपने कम वोल्टेज उसमें अप्लाई किया है, कम वोल्टेज के लिए आप यूज कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड अनयूज्ड कैपेसिटी। तो अनयूज्ड कैपेसिटी को कौन बताएगा बच्चों, डी रेटिंग फैक्टर। कितना यूज हुआ वो कौन बता रहा है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MCQ के लिए। तो आइए स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। दो SCRs लिया मैंने, 5 किलोवोल्ट 5 किलोवोल्ट, दोनों की इंडिविजुअल रेटिंग है। अब टोटल रेटिंग कितनी हो जाएगी बच्चों, इन दोनों को जोड़ेंगे तो दैट विल बी 5 + 5 यानी 10 किलोवोल्ट। आप जानते हैं क्योंकि दोनों कैसे कनेक्टेड है बच्चों, सीरीज में कनेक्टेड है। लोड लगा दिया और मेरे पास सप्लाई, यानी कितना वोल्टेज बियर कराना है बच्चों, 10 किलोवोल्ट वोल्टेज मुझे बियर कराना है, वैसे समझिए। तो अब आप देखिए, मुझे स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है, तो क्या होगा फॉर्मूला बच्चों, आप मुझे बताएंगे। स्ट्रिंग एफिशिएंसी, टोटल वोल्टेज ऑफ द स्ट्रिंग कितना है बच्चों, 10 किलोवोल्ट, इनटू नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितना है बच्चों, 2, वोल्टेज अक्रॉस इंडिविजुअल स्ट्रिंग, तो कोई एक स्ट्रिंग का वोल्टेज ले लीजिए 5, तो 10/10 कितना हो गया बच्चों, 1, यानी इसका एफिशिएंसी यूनिटी में अगर हम पर यूनिट में लेंगे तो 1, और अगर परसेंटेज में लेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा बच्चों, 100%। अब क्वेश्चन आपसे पूछता हूं बच्चों, व्हाट विल बी डी रेटिंग फैक्टर, डी रेटिंग फैक्टर। तो डी रेटिंग फैक्टर क्या होता है बच्चों, 1 माइनस स्ट्रिंग एफिशिएंसी। तो 1 माइनस 1 कितना हुआ, 0, मीन्स जितना रेटिंग का स्ट्रिंग मैंने यूज किया था वो पूरा का पूरा क्या हो गया बच्चों, यूटिलाइज हो गया, और इसीलिए इसकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी हो गई 100% मीन्स यूनिटी, और डी रेटिंग फैक्टर हो गया 0। अब बच्चों हम सीरीज कनेक्शंस में कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं उसके बारे में समझेंगे। दो प्रॉब्लम्स होते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द SCR। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि दो SCRs मैंने V1 V2 लिया, जो SCR1 की जो वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी थी वो V1 थी, SCR2 की जो वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी थी वो V2 थी। तो अब आप देखिए, दोनों SCR अगर सेम रेटिंग के भी हो तो भी अगर वो अनइक्वल वोल्टेज शेयरिंग कर रहे हैं तो ये एक अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब है जब हम इनका वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं वो डेविएट होता है, एक दूसरे पे क्या होना चाहिए था बच्चों, ओवरलैप होना चाहिए था। दोनों के दोनों कर्व एक दूसरे पे होने चाहिए थे, ओवरलैप लाइक दिस, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, एक ऐसे जा रहा है दूसरा अलग अलग जा रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे सीरीज कनेक्शन में प्रॉब्लम है, तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको प्रॉब्लम रिलेटेड टू द सीरीज कनेक्शन ऑफ SCR। अब सवाल ये है बच्चों, इस प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे पाए। तो कुछ तो ऐसा करें कि जैसे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, जो वोल्टेज डेविएशन हो रहा है वो अलग अलग ना हो, दोनों बराबर हो जाए। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या होगा बच्चों, एक SCR ओवरलोडेड होगा, एक SCR नो लोड पे काम करेगा। जो ओवरलोडेड होगा वो डैमेज हो जाएगा, जो नो लोड पे काम करेगा उसकी एफिशिएंसी खराब होगी। तो एक स्मार्ट तरीका ये होता है कि हम दोनों का जो वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी है वो बराबर करें, और उसके लिए एक तरीका हम अपनाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट। मीन्स हम क्या करते हैं, हर इंडिविजुअल SCR के अक्रॉस एक रेसिस्टर्स लगाते हैं, और वो कॉमन रेसिस्टर्स है बच्चों। और इस कॉमन रेसिस्टर्स को लगाने से हमें बेनिफिट ये मिलता है कि स्ट्रिंग के अंदर जो अनइक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम था वो हम नॉर्मली खत्म कर लेते हैं बच्चों। इस स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट को हम बोलते हैं रेसिस्टेंस, और इस स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट नंबर
न्यूमेरिकल आता है, प्लस आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में इसमें लॉन्ग डेरिवेशन है। अब यहाँ मैं आप पे छोड़ता हूँ, अगर आपने वीडियो में कमेंट करके बोला कि सर मुझे इसका डेरिवेशन चाहिए, तो अगले वीडियो में मैं जरूर इसका पूरा डेरिवेशन आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर आपने नहीं बोला तो आई एम सॉरी फॉर दैट, फिर मैं लंबा डेरिवेशन करने वाला नहीं हूँ। तो मैं यही देखना चाहता हूँ मेरे कितने स्टूडेंट हैं जो उस डेरिवेशन को चाहते हैं। तो स्टैटिक इक्वलाइजिंग रेसिस्टेंस की वैल्यू होती है NVBM, n नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स के बारे में बताता है, नंबर ऑफ SCRs इन द स्ट्रिंग। फिर VBM क्या बताता है बच्चों, मैक्सिमम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज ऑफ SCR। फिर VS क्या बताएगा बच्चों, सोर्स वोल्टेज यानी सप्लाई वोल्टेज। और डेल्टा IB मींस डिफरेंस इन द मैक्सिमम लीकेज एंड मिनिमम लीकेज फॉरवर्ड करंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल करंट I लिया, यहाँ से करंट IBM यानी मिनिमम लीकेज करंट, उसी तरीके से मैक्सिमम लीकेज करंट हमने यहाँ पे लिया। तो मिनिमम और मैक्सिमम लीकेज करंट का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड डेल IB। तो बच्चों ये फार्मूला आप याद करिएगा, यूनिट इसका ओम होगा ना, डायरेक्ट न्यूमेरिकल इस पे आते हैं। अगर आप बताएंगे कमेंट करके तो जरूर मैं इसका डेरिवेशन अगले वीडियो में शेयर करूंगा। अब हम सेकंड प्रॉब्लम की बात करते हैं बच्चों। दूसरा प्रॉब्लम क्या था, डिफरेंस इन द रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक। जब आप डिवाइस को यानी SCR को ऑफ करते हैं तो अगर दोनों SCR आइडियल हैं तो दोनों का जो रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए बच्चों, आइडियल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि दोनों का जो रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंट है, यानी एक का ये है और दूसरे का ये है। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए बच्चों, जब दोनों का रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है तो स्वाभाविक है इस डिवाइस को ऑफ करने में जो कम्यूटेशन टाइम चाहिए, रिवर्स रिकवरी टाइम चाहिए, वो अलग अलग होगा। एक डिवाइस पहले ऑफ हो जाएगा, एक डिवाइस लेट ऑफ होगा, और उस कंडीशन में डिवाइस डैमेज होगा। अभी क्यों होता है बच्चों डिफरेंस इन रिवर्स रिकवरी टाइम को मैं पढ़ा चुका हूं, आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए मैं थोड़ा सा आपके हेल्प यहाँ पे कर देता हूं। जो डिफरेंस इन रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके पीछे रीजन है अनइक्वल वोल्टेज शेयरिंग। और वो अनइक्वल वोल्टेज शेयरिंग क्यों होता है बच्चों, जब आपका थायरिस्टर्स यानी जब ऑफ मोड में आता है तो ऑफ मोड में आने के टाइम में गेट पल्स के पास, आपको याद होगा गेट टर्मिनल के पास जो जंक्शन होता है उस जंक्शन के पास ऐसे बहुत सारे चार्जेस जो इमोबाइल चार्जेस होते हैं जो डिफ्यूज नहीं हो पाते, और वो चार्जेस एक तरह से जंक्शन कैपेसिटेंस क्रिएट करते हैं, और उसकी वजह से डिवाइस के अंदर टर्न ऑफ करने के टाइम में जो एक्स्ट्रा कलेक्टेड जो चार्जेस हैं जो अभी तक स्वैप आउट नहीं हुए थे, वही कहीं ना कहीं डिवाइस को फोर्सली टर्न ऑफ नहीं होने देते। ये मैं ऑलरेडी आपको टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR में बता चुका हूं। अब यहाँ हम समझते हैं बच्चों कि इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर एंड कैपेसिटर, यानी R और C का कॉम्बिनेशन हम यूज करेंगे, और उस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं बच्चों डायनामिक इक्वलाइजिंग सर्किट। क्या बोलते हैं बच्चों, डायनामिक इक्वलाइजिंग सर्किट। पहला प्रॉब्लम क्या था, पहला प्रॉब्लम था अनइक्वल वोल्टेज शेयरिंग, मींस दोनों का जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स था वो अलग था टर्न ऑन का, तो इसका उसको बोलते थे। दूर करने के लिए स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट, सिर्फ रेसिस्टेंस, और यहाँ पे चूंकि कैपेसिटर लगा दिया तो ये कहलाएगा डायनामिक इक्वलाइजिंग सर्किट। तो डायनामिक इक्वलाइजिंग सर्किट क्या करेगा बच्चों, जो भी वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन है SCR के अक्रॉस सीरीज कनेक्टेड उनको कहीं ना कहीं बैलेंस करेगा और स्पेशली टर्न ऑफ के टाइम में मदद करेगा। तो बच्चों ये जो कॉम्बिनेशन है, दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड डायनामिक इक्वलाइजिंग सर्किट। दो SCR को सीरीज में कनेक्ट किया है बच्चों, तो इन दोनों SCR के लिए अलग अलग मुझे डायनामिक इक्वलाइजिंग सर्किट लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट भी कनेक्ट करते हैं, सेम वही पर्पस है ताकि वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन बराबर हो सके। तो आप बच्चों डायनामिक इक्वलाइजिंग सर्किट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट लगाएंगे बच्चों, R और C। R और C मतलब रेसिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ये दोनों आपस में सीरीज होंगे, और रिवर्स बायस में करंट को ब्लॉक करने के लिए क्या लगा लेंगे बच्चों, दोनों के अक्रॉस डायोड लगा लेंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको सीरीज कनेक्शन ऑफ SCR समझ में आ गया होगा, सीरीज कनेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी समझ में आ गया होगा, स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होती है, डायरेक्टिंग फैक्टर क्या होता है समझ में आ गया होगा। साथ में आपने ये भी समझ लिया होगा कि कैसे हम सीरीज कनेक्शन में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, और प्रॉब्लम को दूर करने के लिए स्टैटिक और डायनामिक इक्वलाइजिंग सर्किट का रोल क्या है। बच्चों वीडियो लाइक नहीं हो रहा है, वीडियो शेयर नहीं हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मेहनत को समझ पा रहे होंगे, और अगर आप समझते हैं तो प्लीज सपोर्ट करें, लाइक शेयर करें, ताकि आगे मैं और वीडियोस भी आपके साथ शेयर करते रहूं। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।